तो स्वागत है आपका शुद्धदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। आगामी परीक्षाओं जैसे समीक्षा अधिकारी 2021, यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा आदि के लिए आपके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र की अच्छी तैयारी कराने के लिए सामान्य अध्ययन की विषयवार ये टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत यह पर्यावरण विषय का दूसरा टेस्ट है। इस टेस्ट सीरीज में मैंने उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया है जिन प्रश्न के परीक्षा में आने की संभावनाएं जिनकी अधिक है, या आपको आने वाली परीक्षाओं में इन प्रश्नों से बहुत सारे प्रश्न एजीटीज परीक्षा में आपको मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 2, विषय पर्यावरण। प्रश्न संख्या 1 है हमारा, धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? तो प्रश्न संख्या 1 देखते हैं कि धारणीय या स्थायी विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के किसने प्रतिपादित किया था? इसको विकल्प है हमारे पास हैकल, चार्ल्स एल्टन, ब्रंटलैंड और अर्नीज नेस। तो इसमें आपका सही उत्तर साथियों ने लगाया होगा। इसका सही उत्तर है ब्रंटलैंड। किसने? ब्रंटलैंड ने स्थायी विकास की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। इसके अलावा जो अन्य 3 विकल्प हैं, हैकल, चार्ल्स एल्टन और अर्नीज नेस, जो हमने पर्यावरण का पहला टेस्ट लिया था उसमें इनसे संबंधित प्रश्न डाले थे। हमने बताया था कि हैकल ने क्या किया था। हैकल ने इकोलॉजी शब्द की खोज की थी। चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड यानी पारिस्थितिकी पिरामिड की खोज की थी, या उस शब्द का प्रयोग किया था। अर्नीज नेस ने क्या किया था? डीप इकोलॉजी, या जिसको बोलते हैं गहन पारिस्थितिकी, उसकी खोज की थी, उस शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है कि स्थायी विकास की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? ब्रंटलैंड। प्रश्न संख्या 2, पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है, मतलब पूछा जा रहा है कि कौन सा। पहली बात तो सब लोग प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ा करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं है, पूछ दिया जाता है और पूरा प्रश्न न पढ़ने के कारण हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें और सारे विकल्प देखें। सिर्फ एक विकल्प देखकर और आप अगर अंतिम उत्तर तक पहुंच जाएंगे, आपने विकल्प लगा दिया और उसका बबल भर दिया, गोला भर दिया, तो आपने समझ लीजिए बहुत गलत होने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाएंगी। तो सारे विकल्प अवश्य पढ़ें। तो विकल्प देखते हैं। प्रश्न हमारा, पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है। विकल्प है सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और या फास्फोरस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? पोटेशियम। वास्तव में वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? रंध्रों की गति होती है, रंध्रों का खुलना बंद होना होता है, तो उसके लिए पोटेशियम आवश्यक होता है। मनुष्य में जो हृदय होता है, हृदय की गति नियमित रूप से चले, हृदय की गति नियमित रहे, इसके लिए भी पोटेशियम का संतुलित होना बहुत आवश्यक है। पोटेशियम अगर कम या ज़्यादा हो गया तो हृदय गति पर इसका प्रभाव पड़ता है। हार्ट रेट जो होता है वो थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए भी पोटेशियम आवश्यक होता है। तो आप लोगों को ये एक और तथ्य बताया मैंने। इसके साथ साथ एक और यहाँ पर प्रश्न बनता है, मनुष्य के शरीर में अम्ल क्षार बैलेंस के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो उसका उत्तर है फास्फोरस। कौन सा? फास्फोरस जो है वो मनुष्य के शरीर में अम्ल क्षार बैलेंस के लिए आवश्यक तत्व है। तो इसका हमारे मूल प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? जो हमारा प्रश्न संख्या 2 था, इसका उत्तर हो गया पोटेशियम। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। क्लोरोफिल निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है। अभी तक था वाष्पोत्सर्जन के लिए, अब है क्लोरोफिल निर्माण के लिए। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसका उत्तर अच्छे से देख लें। इसका उत्तर क्या होगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तत्व जो है वो क्लोरोफिल निर्माण के लिए अति आवश्यक है, जबकि पोटेशियम तत्व क्या था? पोटेशियम किसके लिए? वाष्पोत्सर्जन के लिए। वाष्पोत्सर्जन के लिए पोटेशियम। चलिए अगला उत्तर देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित चक्रों में किसमें सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर 4 चक्र दिए हैं। कौन कौन? नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र या हाइड्रोजन चक्र। पूछा जा रहा है किसमें सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन चक्र। कौन सा विकल्प? घ, यानी हाइड्रोजन चक्र में सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें 3 चक्रों की अपेक्षा, कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस चक्रों की अपेक्षा हाइड्रोजन चक्र में सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 5 है, प्रकृति को एक सीमा तक अपने पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा, देखते हैं पहले विकल्प, होम्योबायोटिक, बायोसिनोसिस, होम्योस्टैटिस या माइक्रोकाज्म। तो इसका सही उत्तर होगा होम्योस्टैटिस,
ये जो एक प्रक्रिया होती है, इसके तहत क्या करता है, प्रकृति जो है वो अपने पारिस्थितिकी तंत्र को, एक उसकी लिमिट होती है वहाँ तक उसको बैलेंस करने की कोशिश करती है। ऐसे ही मनुष्य के शरीर में भी होता है। अगर कोई रोग होता है तो मनुष्य का जो एक सिस्टम होता है वो उसको एक सीमा तक उसको ठीक करने का प्रयास करता है। अगर अपने आप ठीक हो जाता है तब तो ठीक है। देखा होगा जो जानवर होते हैं या पशु पक्षी होते हैं, उनके शरीर में भी ये सब प्रक्रिया होती है। ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है ये प्रक्रिया। तो इससे क्या होता है कि अपने एक सीमा तक जो है शरीर अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग तो दवाई ले लेते हैं, और पशु पक्षी क्या होते हैं, ज़्यादातर ये होता है कि ठीक हो जाते हैं। तो प्रकृति में भी यही प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने की क्षमता, इसको बोलते हैं होमोस्टैटिस। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप इस पर। प्रश्न संख्या 6, लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हमारे पास विकल्प हैं हैलोफाइट, ऑक्जिलोफाइट, कर्शोफाइट और लिथोफाइट। तो इस प्रकार के प्रश्न कई सारे आते हैं कि मरुस्थलीय मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, या पत्थर पर ककड़ीली जो भूमि होती है वहाँ पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोग देख लीजिए, वहाँ पर पर्यावरण में पुस्तक में दिए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हैलोफाइट। प्रश्न था हमारा लवणीय मृदा, कौन सी लवणीय मृदा, तो वो होगा हैलोफाइट। ऐसे ही कर्शोफाइट भी होते हैं, ऑक्जिलोफाइट, लिथोफाइट भी। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस भूकंप के समय पृथ्वी से निकलती है? तो विकल्प हमारे हैं, नोबल गैस हैं हीलियम, रेडान, आर्गन या नियॉन। तो जिन साथियों ने पहले परीक्षा दी है या रेगुलर दे रहे हैं उनको पता होगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इनमें से रेडान जो गैस है वो भूकंप के समय पृथ्वी से निकलती है, या भूकंप के समय वायु में ये रिलीज होती है पृथ्वी से। और बाकी जो गैसें हैं वो पृथ्वी पर पाई जाती हैं, हीलियम, आर्गन और नियॉन, ये नोबल गैसें पृथ्वी पर पाई जाती हैं वायुमंडल में। इसमें क्या है, रेडान जो होता है वो वायुमंडल में ऐसे स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है। रेडान तभी होती है जब भूकंप का समय होता है, तब ये रेडान गैस वायुमंडल में दिखाई पड़ती है, तब निकलती है। प्रश्न संख्या 8, मृदा की अम्लीयता कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मृदा की अम्लीयता कम करने के लिए 2 प्रश्न आते हैं इस प्रकार से, मृदा की अम्लीयता कम करने के लिए और मृदा की क्षारीयता कम करने के लिए। तो प्रश्न संख्या 8 का हमारा विकल्प है डोलोमाइट, यूरिया, जिप्सम या सल्फर। तो अम्लीयता, चूँकि मृदा की अम्लीयता कम करने के लिए मतलब मृदा अम्लीय है, तो उसकी अम्लीयता कम करने के लिए क्या मिलाएंगे, क्षारीय चीज़ मिलाएंगे। तो यूरिया क्या क्षारीय वस्तु है? नहीं। जिप्सम भी नहीं है, जिप्सम तो स्वयं अम्लीय होता है, जिप्सम अगर डाल देंगे तो अम्लीयता और बढ़ जाएगी। सल्फर भी नहीं। क्या मिलाएंगे, डोलोमाइट। डोलोमाइट होता है, और दूसरा एक इसका और उत्तर है चूना पत्थर। डोलोमाइट या चूना पत्थर, दोनों, चूना पत्थर चूँकि क्षारीय होता है तो मृदा की अम्लीयता को ये कम कर देगा। तो मृदा की अम्लीयता कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है, डोलोमाइट या चूना पत्थर। ये 2 इसके उत्तर हैं, यहाँ पर डोलोमाइट दिया है तो हम यही लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, मृदा की क्षारीयता कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? अब हमें इससे पहले अम्लीयता कम करने के लिए पूछा था, अब हम मृदा की क्षारीयता कम करने के लिए पूछ रहा है प्रश्न में। विकल्प है डोलोमाइट, यूरिया, सल्फर और जिप्सम। तो आपको बताया था हमने, जिप्सम जो होता है अम्लीय होता है, तो ये मृदा की क्षारीयता को कम कर देता है। तो ये मिलाकर मृदा की क्षारीयता कम की जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जिप्सम। तो मृदा की क्षारीयता कम करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। प्रश्न संख्या 10, निम्न विकल्पों में कौन सा एक कृत्रिम पारतंत्र है? इस प्रकार का प्रश्न हर परीक्षा में एक बार पूछा अवश्य जाता है। तो आप कृत्रिम और प्राकृतिक पारतंत्र में अंतर समझ लिए। कृत्रिम पारतंत्र वो होते हैं जो मनुष्य द्वारा होते हैं, मैन मेड होते हैं, जिनको हम लोग बनाते हैं। इन विकल्पों में ऐसा कौन सा है जो हम लोग मनुष्य द्वारा बनाया गया है? कौन सा है, पहचान गए होंगे। तालाब नेचुरल होता है, वन भी नेचुरल है, महासागर भी नेचुरल है। धान का खेत मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें कृत्रिम पारतंत्र कौन सा है, धान का खेत। यही इसका सही उत्तर है, और आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? विकल्प है मेरे पास रेमंड एफ दसमान, नॉर्मन मायर्स, डब्ल्यू.जी. रोजेन या ग्रीनेल्स। अब आपको उसका उत्तर बताना है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका सही उत्तर है डब्ल्यू.जी. रोजेन ने। किसने? डब्ल्यू.जी. रोजेन ने। नॉर्मन मायर्स ने क्या किया था? नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। किसका? हॉट स्पॉट। और ग्रीनेल्स ने क्या किया था? आपको बताया था मैंने कल, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि ग्रीनेल्स ने किस शब्द का प्रयोग किया था, या कौन सा ऐसा वो प्रतिपादित किया था सिद्धांत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू.जी. रोजेन। इसी प्रकार यहाँ पर 2 शब्द हैं, एक है जैव विविधता और दूसरा है जैविक विविधता। अगले प्रश्न में देखेंगे हम। यहाँ पर तो बात हो गई जैव विविधता की, देख लीजिए आप लोग गौर से, यहाँ पर जैव विविधता, इसका उत्तर है डब्ल्यू.जी. रोजेन।
अगला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 12, इसमें क्या है, जैविक विविधता है। देखिए जो जरा सा अंतर है, यहाँ पर जैविक विविधता शब्द है, वहाँ पर जैव विविधता था। तो जैविक विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, देख लीजिए, इनको थोड़ा नज़दीक नज़दीक आपको दोनों दिखाते हैं। देखिए जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था WG रोजेन ने, लेकिन जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया है रेमंड एफ दसमान ने। ये दो प्रश्न हैं, अलग अलग हैं, बहुत माइन्यूट सा अंतर है, इनका शब्दों का अंतर आप समझ लीजिए। जैविक विविधता शब्द रेमंड एफ दसमान ने और जैव विविधता शब्द का प्रयोग WG रोजेन ने। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से अंतर समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, 2-3 बार तो मैंने ही दिया है परीक्षाओं में। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है, इसका उत्तर क्या होगा। बहुत सारे होते हैं हमारे साथी जो वृक्षों से लगा देते हैं, जबकि इसका सही उत्तर होगा किससे, शैवालों से। शैवालों से जो है पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है, वृक्षों से नहीं होगा। आयोग ने भी नहीं माना और ये वास्तविकता भी है, शैवालों से ही उत्पादित होती है सर्वाधिक ऑक्सीजन। अन्य विकल्प घास से भी नहीं, कवकों से भी नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या है, शैवालों से। इसको आप रट लीजिए। प्रश्न संख्या 14, संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। कौन सा ऐसा तत्व है जो संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले देखना है यहाँ पर क्या कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है। यहाँ पर लिखा है संपूर्ण पृथ्वी पर। अगर यहाँ पर दिया होता भूपर्पटी पर, तब इसका उत्तर कुछ दूसरा होता, लेकिन यहाँ पर संपूर्ण पृथ्वी पर दिया गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लोहा। संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कौन सा, लोहा। अगर अगला प्रश्न देखते हैं, इसी प्रकार है, मैंने जो चेंज अंतर बताया वो उसमें मैंने लिया है। अगला प्रश्न में क्या है, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ऊपर था संपूर्ण पृथ्वी पर, यहाँ पर है भूपर्पटी। विकल्प देखते हैं, लोहा, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन या सिलिकॉन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। इसका उत्तर क्या था, लोहा। देखिए हमने अंतर बताया आपको। संपूर्ण पृथ्वी पर अगर पूछा जाएगा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, वो हो जाएगा लोहा। लेकिन अगर पूछा जाएगा भूपर्पटी पर, भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। अंतर समझिए और इसको याद कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में आने वाले वायुमंडलीय तूफान टॉर्नेडो को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो ये दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में वायुमंडलीय तूफान आता है टॉर्नेडो, पूछा जा रहा है कि इसको मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए एक विकल्प हम डालना भूल गए हैं, फुजीटा स्केल, साफिर सिम्पसन स्केल, बैरोमीटर, या यहाँ पर डाल देते हैं इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर होगा फुजीटा स्केल। कौन सा, फुजीटा स्केल से टॉर्नेडो मापा जाता है, ये आप लिख लीजिए। टॉर्नेडो जो मापन होता है वो फुजीटा स्केल से होता है। इसी प्रकार साफिर सिम्पसन स्केल, इससे भी एक जो है चक्रवाती तूफान नापा जाता है, उसकी तीव्रता नापी जाती है, उसका नाम होता है हरिकेन। ये आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये सारगर्भित प्रश्न हैं जो मैंने कई बार इधर उधर से देखा है, गलतियाँ की हैं, तब मैंने इनको सही रूप में यहाँ पर सम्मिलित किया है। तो टॉर्नेडो का किससे मापा जाता है, फुजीटा स्केल से, और हरिकेन किससे मापा जाता है, साफिर सिम्पसन स्केल से। इसी प्रकार अच्छा साथियों बताइए आप लोग, टाइफून कहाँ आता है। ये तो मैंने दो बता दिए कि टॉर्नेडो और हरिकेन ये USA में आते हैं, लेकिन टाइफून कहाँ आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17, सागर में प्रकाशित मंडल में पाए जाने वाले जीव कहलाते हैं। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आते रहते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा ये हम बताएंगे, इसके पहले हम थोड़ी व्याख्या कर दें इसकी। ऊपर से नीचे, ये हम सागर मान लेते हैं, ऊपर से नीचे मतलब ऊपर का हिस्सा, और ये नीचे का तलहटी नीचे साइड में जहाँ पर एरो है, ये ऊपर का हिस्सा है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे पहले ऊपर पाए जाते हैं प्लैंकटन। क्या होते हैं, प्लैंकटन। उसके बाद उसके नीचे होते हैं नेक्टन, और नेक्टन के नीचे होते हैं बेंथस। बेंथस मतलब जो बिल्कुल तलहटी में होते हैं। ऐसे जीव या पौधे जो तलहटी में पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, बेंथस। जो सबसे ऊपर प्रकाशित मंडल में पाए जाते हैं समुद्र में, उनको बोलते हैं प्लैंकटन। प्लैंकटन का विभाजन दो प्रकार से होता है, एक जू प्लैंकटन, एक फाइटोप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन और जू प्लैंकटन, इनमें अंतर है, आप लोग पढ़ लीजिए कि फाइटोप्लैंकटन क्या होता है और जू प्लैंकटन क्या होता है। इसमें एक जीव है, एक पौधा है, और तो इसका 3 प्रकार आप देख लीजिए। सबसे ऊपर प्लैंकटन होते हैं, उसके बाद नेक्टन जो मध्य में, और बेंथस जो होते हैं सागर की तलहटी पर पाए जाने वाले जीव जंतु और पौधे होते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या था, मैंने तीनों का आपको बता दिया, 3 ही विकल्प यहाँ पर हैं। सागर में प्रकाशित मंडल में, कौन से मंडल में, प्रकाशित मंडल में, अर्थात जहाँ प्रकाश पहुँचता है, कौन सा होगा, सबसे ऊपर वाला।
इस मंडल में पाए जाने वाले जीव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्लैंकटन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्लैंकटन। तो यहाँ पर आपके 3 प्रश्न तैयार हुए। अगर पूछा जाएगा मध्य में पाए जाने वाले क्या कहलाते हैं, तो नेक्टन हो जाएगा। पूछा जाएगा तलहटी में पाए जाने वाले क्या कहलाते हैं, तो फिर बेंथस हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या है? प्लैंकटन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। तो एपीफाइट्स एक प्रकार के पौधे होते हैं, उनका प्रकार है। पूछा गया है कि ये किस प्रकार के पौधे होते हैं, या इनको एपीफाइट्स क्यों कहा जाता है। तो ये अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं किसके लिए? भोजन के लिए, या यांत्रिक अवलंबन के लिए, या छाया के लिए, या जल के लिए। तो इसका सही उत्तर है यांत्रिक अवलंबन के लिए। अर्थात ऐसे पौधे जो स्टेबिलिटी के लिए, मतलब सीधे चलते हैं और किसी का सहारा ले लेते हैं, किसके लिए? भोजन या छाया या जल के लिए नहीं, खाली अपने आप को साधने के लिए, यांत्रिक अवलंबन। तो उसको वो जो क्या कहलाते हैं? एपीफाइट्स कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यांत्रिक अवलंबन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित सरगेसो सागर, यहाँ पर देख लीजिए एक सरगेसो सागर है, और इसी के साथ आपसे और पूछते हैं ये कहाँ वो है। सरगेसो सागर तो हमने बता दिया है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। आप लोग बताइए बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में बताइए। भूगोल पढ़ने वाले साथी हमारे जो सामान्य दिन की तैयारी कर रहे हैं या फिर और कंपटीशन की, उनको ज़रूर पता होगा कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है। आप लोग अगर नहीं पता है तो गूगल पे डाल के देखिए, गूगल मैप पे, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है। सरगेसो सागर तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो पूछा जा रहा है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित सरगेसो सागर किस लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण है। विकल्प है हमारे अत्यधिक उष्णता के लिए, अत्यधिक वायुदाब के लिए, अत्यधिक लवणता के लिए, या विशेष समुद्री घास के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा कि ये जो सरगेसो सागर है, यहाँ पर सरगेसम नाम की एक घास पाई जाती है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो इसी घास के लिए ये प्रसिद्ध है। ये बहुत मतलब अच्छी घास होती है। आपने इसको गूगल पर डाल के देखेंगे तो वहाँ पर चित्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, वहाँ पर सारी घास फैली होती है। इसका नाम होता है सरगेसम, इसलिए इसका नाम सरगेसो सागर पड़ गया है। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विशेष समुद्री घास के लिए। अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट 2 का। किस बायोम में, देखिए गलत लिख गया है चूँकि हम बोल कर टाइप करते हैं ये, तो बायोम है यहाँ पर। किस बायोम में न्यूनतम प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है। तो विकल्प है हमारे पास सागरीय, टैगा, ट्रुंडा, या मरुस्थली। तो किस बायोम में सबसे कम प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा ट्रुंडा। टुंड्रा में सबसे कम प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है, सागरी में अधिक होती है, टैगा मरुस्थली में थोड़ा कम होती है, लेकिन टुंड्रा से अधिक होती है। सबसे कम इनमें पूछा गया है, सबसे कम तो किस बायोम में पाई जाती है? किस बायोम में? टुंड्रा में। टुंड्रा में सबसे कम न्यूनतम प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है। तो ये आज टेस्ट संख्या 2 पर्यावरण का कंप्लीट हुआ। कल एक और टेस्ट पर्यावरण का लाके इसके बाद फिर अगले हफ्ते से उत्तर प्रदेश, या आप साथी जो बताएंगे, जो विषय आप चयनित करें, जो आप बताएं, सजेस्ट करेंगे जो, वही विषय हम लाके उसके टेस्ट सीरीज प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।